बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम करीम था। उसका कारोबार अच्छा चल रहा था और घर में खुशहाली थी। करीम की एक पत्नी थी जिसका नाम आमना था। आमना बेहद नेक दिल और खूबसूरत औरत थी। उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम जैनब था जो 11 साल की थी और छोटी का नाम मरियम था जो 9 साल की थी। दोनों बेटियां बहुत मासूम और प्यारी थीं। करीम और आमना अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार करते थे। घर में हमेशा खुशियों की बहार रहती। दोनों बेटियां माँ बाप की आंखों का तारा थीं और उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक आमना बीमार पड़ गईं। करीम ने हर मुमकिन इलाज करवाया, हकीमों को बुलाया, वैद्यों से सलाह ली, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आमना की हालत बिगड़ती गई। कुछ महीनों की जद्दोजहद के बाद एक रात आमना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जैनब और मरियम पर यह गम पहाड़ की तरह टूट पड़ा। दोनों बच्चियां इतनी छोटी थीं कि मौत का मतलब भी ठीक से नहीं समझती थीं। बस इतना जानती थीं कि उनकी अम्मी अब कभी वापस नहीं आएंगी। करीम भी बेहाल था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते। शुरुआती दिनों में पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने बहुत मदद की। लोग खाना बनाकर लाते, बच्चियों का ख्याल रखते। लेकिन समय के साथ सबकी अपनी जिंदगी थी। धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में लग गए। कुछ महीने गुजरने के बाद पड़ोसियों ने करीम को समझाया, देखो भाई, ये बच्चियां अभी बहुत छोटी हैं, इन्हें मां की जरूरत है। तुम दूसरी शादी कर लो। घर में कोई औरत होगी तो बच्चियों की देखभाल भी हो जाएगी। करीम ने सोचा कि शायद लोग सही कह रहे हैं। एक रिश्तेदार ने एक औरत से उसकी शादी करवा दी। उस औरत का नाम सलमा था। सलमा देखने में तो खूबसूरत थी, लेकिन दिल से बहुत चालाक और मक्कार थी। शुरुआत में सलमा करीम के सामने दोनों बेटियों से बहुत प्यार जताती, उन्हें गले लगाती, उनके बाल संवारती, अच्छा खाना खिलाती। जैनब और मरियम भी अपनी नई मां के करीब आने की कोशिश करती। उन्हें अपनी असली मां की बहुत याद आती थी और वो चाहती थीं कि उन्हें वैसा ही प्यार मिले। लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही सलमा का असली रंग सामने आने लगा। जब करीम घर पर होता तो सलमा बच्चियों के साथ अच्छा बर्ताव करती, लेकिन जैसे ही करीम काम पर चला जाता, सलमा का रवैया बदल जाता। वो जैनब और मरियम से घर के सारे काम करवाती, बर्तन मांजवाती, कपड़े धुलवाती, झाड़ू पोछा करवाती, खाने में भी कंजूसी करती। खुद तो पेट भरकर खाती, लेकिन बच्चियों को बहुत कम खाना देती। धीरे धीरे दोनों बहनें कमजोर होने लगीं। उनके गानों की लाली गायब हो गई। आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। करीम ने जब ये देखा तो बहुत परेशान हुआ। उसने सलमा से पूछा, बच्चियां इतनी कमजोर क्यों हो रही हैं? क्या उन्हें कोई बीमारी है? सलमा ने चालाकी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मैं तो इन्हें अच्छा खाना देती हूं, लेकिन ये खाती नहीं हैं। शायद इन्हें अपनी मां की याद सताती है, इसलिए कमजोर हो रही हैं। एक दिन जैनब ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू जान, अगर आप इजाजत दें तो हम रोज अम्मी की कब्र पर जाकर उनसे बातें कराएं, हमें बहुत तसल्ली मिलेगी। करीम का दिल पसीज गया। उसने कहा, बेटी जरूर जाओ। अपनी अम्मी को याद करना और उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ना बहुत अच्छी बात है। उस दिन के बाद से जैनब और मरियम रोज शाम को कब्रिस्तान जाने लगी। वहां पहुंचकर वो अपनी अम्मी की कब्र के पास बैठ जाती और खूब रोती, अपना सारा दुख दर्द बयान करती। अम्मी, हमें आपकी बहुत याद आती है, जैनब कहती। नई अम्मी हमसे प्यार नहीं करती, हमें बहुत मारती हैं और खाना भी नहीं देती। मरियम भी रोते हुए कहती, अम्मी, काश आप होती, हम फिर से पहले की तरह खुश रहते। कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ा बेर का पेड़ था। उस पर मोटे मोटे लाल लाल मीठे बेर लगे हुए थे। जैनब और मरियम को घर में पेट भर खाना नहीं मिलता था, तो वो उन बेरों को देखकर ललचा जाती। पहले तो उन्होंने सोचा कि कब्रिस्तान के पेड़ से फल तोड़ना ठीक नहीं, लेकिन भूख इतनी सताती थी कि एक दिन उन्होंने हिम्मत करके कुछ बेर तोड़ लिए। बेर इतने मीठे और रसीले थे कि दोनों बहनों ने पेट भरकर खाए। उस दिन के बाद से यह उनकी रोज की आदत बन गई। वो कब्रिस्तान जाती, अम्मी की कब्र पर फातिहा पढ़ती, खूब रोती और फिर बेर के पेड़ से फल तोड़कर खाती। धीरे धीरे उन बेरों की वजह से दोनों बहनों की सेहत सुधरने लगी।
उनके गालों पर फिर से लाली आ गई। वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त दिखने लगी। सलमा ने जब यह देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने सोचा, मैं तो इन्हें ढंग से खाना भी नहीं देती, फिर भी ये इतनी सेहतमंद कैसे हो रही हैं? जरूर कहीं से खाना मिल रहा है इन्हें। सलमा ने एक कुत्ता पाल रखा था जो बहुत समझदार था। एक दिन जब जैनब और मरियम कब्रिस्तान जाने लगीं, तो सलमा ने चुपके से कुत्ते को उनके पीछे भेज दिया। जा और देख कि ये दोनों कहां जाती हैं और क्या खाती हैं, उसने कुत्ते से कहा। कुत्ता चुपचाप दोनों बहनों के पीछे पीछे चल दिया। कब्रिस्तान पहुंचकर उसने देखा कि जैनब और मरियम बेर के पेड़ से फल तोड़ रही हैं और खा रही हैं। कुत्ते ने एक बेर की गुठली मुंह में दबाई और वापस सलमा के पास पहुंच गया। उसने वो गुठली सलमा के सामने फेंक दी। सलमा समझ गई, तो ये बेर खाकर अपनी भूख मिटाती हैं, अब देखती हूं कैसे खाती हैं। अगले दिन सलमा ने एक लकड़हारे को बुलाया, उसे चुपके से कुछ पैसे दिए और कहा, कब्रिस्तान में जो बड़ा बेर का पेड़ है उसे काट डालो। लकड़हारे ने पैसे लेकर जेब में रखे और कब्रिस्तान जाकर वो पेड़ काट दिया। जब जैनब और मरियम अगले दिन कब्रिस्तान पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका प्यारा बेर का पेड़ कटा पड़ा है। दोनों बहनें बहुत दुखी हुईं। अब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन सलमा यहीं नहीं रुकी। अब उसने करीम को बच्चियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। रोज रोज वो करीम से कहती, सुनो जी, ये बच्चियां मुझे बहुत तंग करती हैं, कोई काम नहीं करती, खाना तो ऐसे खाती हैं जैसे घर का सारा अनाज खत्म कर देंगी, लेकिन काम बिल्कुल नहीं करती। मैं इनसे परेशान हो गई हूं। करीम पहले तो अपनी बेटियों का बचाव करता, लेकिन सलमा रोज रोज यही रट लगाए रखती। धीरे धीरे करीम के मन में भी शक पैदा होने लगा। वो सोचने लगा कि शायद बेटियां सच में सलमा को परेशान करती हैं। एक दिन करीम ने सोचा कि अगर सलमा इतनी परेशान है तो कहीं वो गुस्से में बच्चियों को नुकसान न पहुंचा दे। बेहतर है कि वो बच्चियों को किसी दूर के रिश्तेदार के पास भेज दे। लेकिन करीम के मन में ये ख्याल आया कि अगर उसने सीधे सीधे बच्चियों को भेजने की बात की तो वो मान नहीं पाएंगी, तो उसने एक योजना बनाई। एक दिन सुबह करीम ने जैनब और मरियम को बुलाया। बेटियों, आज मैं जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलोगी? जंगल बहुत खूबसूरत है, तुम्हें अच्छा लगेगा। दोनों बहनें खुश हो गईं। कब से अब्बू के साथ कहीं नहीं गई थीं। जी अब्बू, हम जरूर चलेंगे। करीम ने एक कुल्हाड़ी और रस्सी ली और दोनों बेटियों को साथ लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जंगल घना और सुनसान था। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचे। करीम ने कहा, बेटियों, तुम यहां तालाब के किनारे बैठो, मैं उस तरफ पेड़ के पीछे जाकर लकड़ियां काटता हूं। जब तक तुम्हें कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई देती रहे, समझ जाना कि मैं पास में हूं। अगर आवाज बंद हो जाए तो मुझे आवाज लगा देना। जी अब्बू, दोनों बहनें मान गईं। करीम एक पेड़ के पीछे गया और कुछ देर तक कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर उसने चुपके से कुल्हाड़ी को रस्सी से एक डाल से बांध दिया। हवा चलने पर कुल्हाड़ी पेड़ से टकराती और ऐसी आवाज होती जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। करीम ने आखिरी बार अपनी बेटियों की तरफ देखा। उसका दिल बहुत भारी हो गया, लेकिन उसने सलमा के डर से यह कदम उठाया। वह चुपचाप वहां से निकल गया। शाम होने लगी, सूरज डूबने लगा, आसमान में अंधेरा फैलने लगा। जैनब और मरियम परेशान हो गईं। आपा, अब्बू को बहुत देर हो गई, मरियम बोली। हाँ, चलो देखते हैं, जैनब ने कहा। दोनों बहनें उस पेड़ की तरफ गईं जहां से आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुल्हाड़ी रस्सी से बंधी हुई है और हवा से हिल हिलकर पेड़ से टकरा रही है। अब्बू वहां नहीं थे। जैनब सब कुछ समझ गई। वो बड़ी समझदार थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मरियम, अब्बू हमें यहां छोड़कर चले गए हैं। शायद नई अम्मी ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। मरियम रोने लगी। आपा, अब हम क्या करेंगे? यहां तो जंगली जानवर हैं। घबराओ मत, जैनब ने हिम्मत जुटाई। अल्लाह हमारी मदद करेगा। चलो कहीं पनाह की जगह ढूंढते हैं। अंधेरा गहराता जा रहा था। दोनों बहनें डरती सहमती जंगल में आगे बढ़ने लगीं। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। पत्तों की सरसराहट, जानवरों की आवाजें, उल्लुओं की आवाज। तभी दूर से एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। आपा देखो, वहां रोशनी है, मरियम ने उत्साह से कहा।
दोनों बहनें उस रोशनी की तरफ बढ़ीं। पास जाकर देखा तो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। अंदर से मध्यम रोशनी आ रही थी। जैनब ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई। कौन है? अम्मी जान, हम दो बहनें हैं, जंगल में भटक गई हैं। प्लीज हमें रात भर के लिए पनाह दे दीजिए, जैनब ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में दया थी। अंदर आ जाओ बेटियों, उसने कहा। अंदर एक टूटी चारपाई पर दिया जल रहा था। झोपड़ी बहुत साधारण थी, लेकिन साफ सुथरी थी। बैठो बेटियों, तुम इतनी रात को यहां कैसे आने पूछा? जैनब ने सारी कहानी सुना दी। अम्मी की मौत, सौतेली मां का जुल्म और अब्बू द्वारा उन्हें जंगल में छोड़ देना। बुढ़िया की आंखें नम हो गईं। बेचारी बच्चियां, तुम पर बहुत जुल्म हुआ है। उसने उन्हें गर्म दूध पिलाया और कुछ खाने को दिया। फिर गंभीर होकर बोली, सुनो बेटियों, मैं तुम्हें यहां रख तो सकती हूं, लेकिन एक बड़ी मुश्किल है। मेरा एक बेटा है, वह जादूगर है और इंसानों को खा जाता है। मरियम डर से कांप उठी। जैनब ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर उसने तुम्हें यहां देख लिया तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बेहतर है तुम यहां से चली जाओ, बुढ़िया ने चिंता से कहा। अम्मी जान, जैनब ने विनती की, अगर हम बाहर गए तो जंगली जानवर खा जाएंगे। कम से कम रात भर के लिए तो हमें रहने दीजिए, सुबह हम चले जाएंगे। बुढ़िया सोच में पड़ गई। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। वह आ रहा है। बुढ़िया घबरा गई। उसने जल्दी से कुछ मंत्र पढ़े और दोनों बहनों पर फूंक मारी। अचानक जैनब और मरियम छोटी छोटी मक्खियों में बदल गईं। जल्दी से दीवार पर जाकर बैठ जाओ, बुढ़िया ने फुसफुसाकर कहा। मेरा बेटा तुम्हें नहीं देख पाएगा, लेकिन सुबह होते ही यहां से निकल जाना। दरवाजा खुला और एक विशालकाय, भयानक चेहरे वाला आदमी अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं और दांत नुकीले थे। मां, मुझे इंसान की गंध आ रही है, उसने चारों तरफ देखते हुए कहा। कहां बेटे? यहां तो सिर्फ मैं हूं, बुढ़िया ने शांति से कहा। वह आदमी झोंपड़ी में इधर उधर देखने लगा। कोनों में झांका, चारपाई के नीचे देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। दीवार पर दोनों बहनें मक्खियों के रूप में कांप रही थी। वो भयानक आदमी उनके बिल्कुल पास से गुजरा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। आखिरकार थक कर वो एक तरफ लेट गया और जल्द ही खर्राटे भरने लगा। उसके खर्राटे इतने तेज थे कि पूरी झोंपड़ी हिल रही थी। सुबह होते ही जब वो आदमी शिकार पर निकल गया तो बुढ़िया ने दोबारा मंत्र पढ़कर दोनों बहनों को इंसानी रूप में वापस ला दिया। अब जल्दी से यहां से चली जाओ बेटियों, उसने प्यार से कहा। अल्लाह तुम्हारा भला करे। दोनों बहनों ने बुढ़िया के पैर छुए और शुक्रिया अदा किया। फिर वो जंगल में आगे बढ़ने लगी। चलते चलते उन्हें कुछ फलों के पेड़ दिखे। आम, अमरूद, केले के पेड़ थे। पास में एक छोटी सी नदी भी बह रही थी। आपा, ये जगह तो बहुत अच्छी है, मरियम ने कहा। क्यों ना हम यहीं रहें? जैनब ने चारों तरफ देखा। सच में ये जगह सुरक्षित लग रही थी। पेड़ों से छाया थी, पानी था, खाने के लिए फल थे। ठीक है, चलो यहां एक छोटी सी झोंपड़ी बनाते हैं, जैनब ने फैसला लिया। दोनों बहनों ने मिलकर लकड़ियां और घास फूस इकट्ठी की। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार कर ली। अब उनकी रोज की जिंदगी शुरू हो गई। सुबह उठती, नदी में नहाती, नमाज पढ़ती, फिर पेड़ों से फल तोड़कर खाती। कभी कभी किसी छोटे जानवर का शिकार कर लेती। इस तरह महीने गुजरे, फिर साल। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी होने लगी। जैनब अब 16 साल की हो गई थी और मरियम 14 की। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने घोड़ों की आवाज सुनी। झोंपड़ी से बाहर झांक कर देखा तो कुछ सिपाही नजर आए। वो शाही पोशाक में थे और शिकार पर निकले हुए लग रहे थे। जैनब और मरियम छुपकर उन्हें देखने लगी। सिपाहियों ने कुछ तीतरों और बटेरों का शिकार किया। फिर उन्होंने पक्षियों को साफ करके आग पर भूनना शुरू किया। लेकिन शायद लकड़ियां गीली थीं या उन्हें भूनने का सही तरीका नहीं आता था। गोश्त जलने लगा, काला होकर बेकार हो गया। सिपाहियों का सरदार बहुत परेशान हो गया। अरे यार, ये गोश्त तो पूरा जल गया।
अब बादशाह को क्या पेश करेंगे? हमने कहा था कि शिकार लेकर आएंगे। सरदार, अब क्या करें? एक सिपाही ने पूछा। देखो, आसपास कोई मिले जो इसे ठीक कर सके या फिर नए सिरे से बना सके, सरदार ने हुक्म दिया। सिपाही इधर उधर देखने लगे। तभी एक सिपाही की नजर ज़ैनब पर पड़ी जो झोपड़ी से बाहर आ गई थी। सरदार, वह देखो, एक लड़की है, सिपाही ने कहा। सब उसकी तरफ बढ़े। ज़ैनब डर गई लेकिन हिम्मत से खड़ी रही। बेटी, क्या तुम्हें गोश्त पकाना आता है? सरदार ने पूछा। जी हां, ज़ैनब ने कहा। तो प्लीज इस जले हुए गोश्त को किसी तरह ठीक कर दो, हम तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। ज़ैनब ने गोश्त लिया। उसने पहले उसे अच्छे से धोया, जले हुए हिस्से अलग किए, फिर कुछ जंगली जड़ी बूटियां और मसाले मिलाकर गोश्त को दोबारा पकाया। थोड़ी देर में खुशबूदार लजीज गोश्त तैयार हो गया। सरदार ने चख कर देखा। वाह, ये तो कमाल का बना है। उसने ज़ैनब को कुछ सोने की मोहरें दी और गोश्त लेकर चले गए। बादशाह के महल में पहुंचकर जब बादशाह ने वह गोश्त खाया तो वह बहुत खुश हुआ। इतना लजीज गोश्त मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुम लोगों ने कमाल कर दिया, बादशाह ने सिपाहियों की तारीफ की। सरदार ने सच बता दिया। जहां पनाह, असल में हमसे गोश्त जल गया था। फिर जंगल में एक लड़की मिली जिसने इसे दोबारा बनाया। क्या बात है, उस लड़की को कल दरबार में पेश करो, मैं उसे इनाम देना चाहता हूं, बादशाह ने हुक्म दिया। अगली सुबह सरदार फिर से उस झोपड़ी पर पहुंच गया। ज़ैनब बाहर थी लेकिन मरियम फल तोड़ने गई थी। बेटी, बादशाह ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ, सरदार ने कहा। लेकिन मेरी बहन, ज़ैनब ने कहना चाहा। कोई बात नहीं, जल्दी करो, बादशाह इंतजार कर रहे हैं। ज़ैनब समझ गई कि इनकार नहीं किया जा सकता। उसने जल्दी से झोपड़ी से कुछ घास फूस और सूखी पत्तियां उठाईं। फिर जिस रास्ते से वो जा रही थी उस पर वो पत्तियां गिराती गई। उसने सोचा कि मरियम जब वापस आएगी और उसे नहीं पाएगी तो इन पत्तियों को देखकर रास्ता समझ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो महल के करीब पहुंची, उसके पास की पत्तियां खत्म हो गईं। आखिरी 1 किलोमीटर का रास्ता बिना निशानी के रह गया। महल पहुंचकर ज़ैनब बादशाह के सामने पेश की गई। बादशाह एक नेक दिल इंसान था। उसने ज़ैनब की खूबसूरती और सादगी देखी तो बहुत प्रभावित हुआ। बेटी, तुमने बहुत अच्छा गोश्त बनाया, यह इनाम कबूल करो। बादशाह ने कुछ और मोहरें दी। शुक्रिया जहांपनाह, ज़ैनब ने सिर झुकाया। लेकिन मेरी एक विनती है, मेरी छोटी बहन उसी झोपड़ी में अकेली है, प्लीज उसे भी बुलवा लीजिए। जरूर, सरदार फौरन जाकर उसकी बहन को भी ले आओ। सरदार कुछ सिपाहियों के साथ वापस गया, लेकिन जब वो झोपड़ी पर पहुंचे तो मरियम वहां नहीं थी। दरअसल मरियम जब फल लेकर वापस आई तो ज़ैनब को नहीं पाया। उसने झोपड़ी के बाहर घास फूस बिखरा देखा तो समझ गई कि आपा ने निशानी छोड़ी है। वह उन पत्तियों का पीछा करती हुई चलने लगी, लेकिन जब पत्तियां खत्म हो गईं तो वह भटक गई। वह महल के करीब तो पहुंच गई, लेकिन ठीक जगह नहीं ढूंढ पाई। परेशान होकर वह महल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। सिपाही झोपड़ी में मरियम को न पाकर वापस लौट आए। जहांपनाह, वहां कोई नहीं था। ज़ैनब बहुत दुखी हुई। उसे मरियम की बहुत चिंता होने लगी। बादशाह ने कहा, बेटी चिंता मत करो, हम तुम्हारी बहन को ढूंढ लेंगे, तब तक तुम यहाँ महल में रहो। इधर बादशाह की पहले से 3 बीवियां थीं, रजिया, सुमेरा और नूरजहां। तीनों को कोई औलाद नहीं थी और इसी बात का उन्हें बहुत दुख था। जब उन्होंने ज़ैनब को देखा तो जल गईं। इतनी खूबसूरत लड़की, और बादशाह भी इसे इज्जत दे रहे हैं। कुछ दिन बाद बादशाह ने ऐलान किया कि वह ज़ैनब से शादी करना चाहते हैं। उस जमाने में राजाओं के फैसले के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था। ज़ैनब को बादशाह की चौथी बेगम बना दिया गया। तीनों पुरानी बेगमें तो आग बबूला हो गईं। यह किसी जंगल से उठाई हुई लड़की हमारे बराबर बन गई। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से कुछ महीनों बाद ज़ैनब को एक बेटे की खुशखबरी हुई। तीनों बेगमों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक शैतानी योजना बनाई। जिस रात ज़ैनब ने बेटे को जन्म दिया, तीनों बेगमों ने दाई को मिलाकर
एक कुत्ते के पिल्ले को ज़ैनब के पास रख दिया और असली बच्चे को उठा लिया। इस बच्चे को महल से दूर जंगल में फेंक आओ, उन्होंने दाई से कहा। दाई डरी हुई थी, लेकिन बेगमों के डर से उसने वैसा ही किया। उसने नवजात बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और महल से बाहर निकल गई। वह चलती चलती उसी झोपड़ी के पास पहुंच गई जहां पहले ज़ैनब रहती थी। उसने बच्चे को वहां झाड़ियों में छोड़ दिया और वापस चली गई। लेकिन ये सब मरियम ने देख लिया था। वो अभी भी अपनी बहन को ढूंढ रही थी और उसी इलाके में थी। उसने दाई को एक बच्चे को फेंकते हुए देखा तो दौड़ कर गई। बच्चे को उठाया तो उसका दिल पिघल गया। इतना मासूम नन्हा बच्चा, ये किसी बेरहम की करतूत है, मरियम ने सोचा। उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और झोंपड़ी में ले आई। उधर बादशाह को जब बताया गया कि ज़ैनब ने कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। ये कैसी बदनसीबी है, इस औरत को मेरे सामने से हटा दो। अब ये रानी नहीं रहेगी, खादिमाओं के साथ रहेगी। बेचारी ज़ैनब को महल के एक कोने में खादिमाओं के क्वार्टर में भेज दिया गया। उसकी सारी इज्जत खत्म हो गई। लेकिन ज़ैनब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तो बच्चे की आवाज सुनी थी। उसे पता था कि उसने एक बेटे को जन्म दिया था, कुत्ते के बच्चे को नहीं। इधर मरियम ने उस बच्चे की परवरिश शुरू कर दी। उसे पता नहीं था कि यह उसकी बहन का बच्चा है, लेकिन उसने अपनी जान से भी ज्यादा उस बच्चे से प्यार किया। वो दिन रात मेहनत करती, लोगों के घरों में काम करती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती, खाना बनाती। जो भी कमाती उससे बच्चे के लिए दूध और जरूरी चीजें लाती। बच्चे का नाम उसने हसन रखा। हसन बड़ा होने लगा। मरियम ने उसे बहुत प्यार से पाला, उसे अच्छी तालीम दी, अच्छे संस्कार सिखाए। जब हसन 5 साल का हुआ तो मरियम ने उसे लकड़ी का एक घोड़ा बनाकर दिया। हसन बहुत खुश हुआ। वो रोज उस घोड़े पर बैठकर खेलता। एक दिन बादशाह का उधर से गुजरना हुआ। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा लकड़ी के घोड़े पर बैठा है और कह रहा है, चल मेरे घोड़े चल। बादशाह को मजाक सूझा। उसने घोड़ा रोका और बच्चे से कहा, अरे बेटे, लकड़ी का घोड़ा भला कभी चलता है? तभी मरियम बाहर आई। उसने बादशाह को देखा तो पहचान गई। यह वही बादशाह था जिसके सिपाही आपा को ले गए थे। वो थोड़ी हिम्मत करके बोली, जहांपना, अगर कोई औरत कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा क्यों नहीं चल सकता? यह बात बादशाह के दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। सच है, कोई औरत कुत्ते के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? जरूर कोई साजिश हुई है। बादशाह घोड़े से उतरा और मरियम के पास आया। बेटी, तुमने यह बात क्यों कही? क्या तुम्हें कुछ पता है? मरियम ने हिम्मत करके सारी कहानी सुनाई। कैसे उसने दाई को बच्चे को फेंकते देखा, कैसे उसने हसन को उठाया, कैसे उसने उसकी परवरिश की। बादशाह का दिल बैठ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। यह बच्चा, यह मेरा बेटा है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन हसन को गोद में उठा लिया। मेरा बेटा, मेरा राजकुमार। बादशाह ने मरियम से पूछा, बेटी तुम कौन हो? मरियम ने बताया कि वह भी जंगल में रहती थी और उसकी एक बहन थी जिसे सिपाही ले गए थे। तुम्हारी बहन का नाम क्या था? ज़ैनब। बादशाह सब समझ गया। उसने फौरन मरियम और हसन को अपने साथ महल ले जाने का हुक्म दिया। महल में पहुंचकर ज़ैनब को बुलाया गया। जब ज़ैनब ने मरियम को देखा तो दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर जार जार रोईं। आपा, आप यहां थीं? मैं कितना ढूंढती रही आपको। मरियम रोई। मरियम, मेरी बच्ची, तू सलामत है। ज़ैनब ने उसे बाहों में भर लिया। फिर जब हसन को देखा तो ज़ैनब का दिल धक से रह गया। यह मेरा बेटा है। जी आपा, यह आपका ही बेटा है। किसी ने इसे फेंक दिया था, मैंने इसे पाला। बादशाह ने फौरन उस दाई को बुलाया। पहले तो वो झूठ बोलती रही, लेकिन जब बादशाह ने सख्ती दिखाई तो उसने सब सच उगल दिया। तीनों बेगमों की साजिश पकड़ी गई। बादशाह ने उन्हें कैद में डाल दिया। ज़ैनब को दोबारा पूरे सम्मान के साथ रानी बनाया गया। मरियम को भी महल में रखा गया और उसकी खूब देखभाल की गई। कुछ साल बाद बादशाह ने एक नेक युवक से मरियम की शादी करवा दी। दोनों बहनें अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रही थीं। हसन बड़ा होकर एक बहादुर और न्यायप्रिय राजकुमार बना।
वो हमेशा अपनी मरियम खाला का बहुत सम्मान करता क्योंकि उसने ही उसे पाला था। और इस तरह सब्र और वफा की जीत हुई। जैनब और मरियम ने हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ कितना भी छुपाओ एक दिन सामने आ ही जाता है।